हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, व्याख्याता समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको समाज के बारे में चर्चा करूंगा। समाज किसे कहते हैं? समाजशास्त्र विषय की एक मूलभूत अवधारणा, मौलिक अवधारणाओं में से एक मुख्य अवधारणा है, जिसके संदर्भ में समाजशास्त्र अध्ययन करता है। समाज, साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अर्थ भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इसको परिभाषित किया है। फिर भी समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में सामान्य बोलचाल की भाषा में कहने को या सुनने को मिलता है, जिससे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज आदि शब्द के रूप में समाज को बोलचाल के रूप में संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में समाज का सामान्य अर्थ क्या है, ये हमें जानना आवश्यक है। समाजशास्त्र में समाज एक मूल, प्रारंभिक और प्राथमिक अवधारणा है, जिसका प्रयोग दो रूपों में किया गया है। एक समाज के अमूर्त रूप में और एक समाज का मूर्त रूप, अर्थात समाज और एक समाज। तो समाज का अर्थ यहाँ अमूर्त के रूप में है। अमूर्त से तात्पर्य जिसका कोई रूप आकार नहीं होता। एक समाज से तात्पर्य जिसको हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ समाज के अर्थ के संदर्भ में कुछ अगर वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देखें, जैसे पूले ने कहा कि समाज स्वरूपों या प्रतिक्रियाओं की जटिलता। इसी प्रकार र्यूटर ने भी लिखा कि समाज एक अमूर्त शब्द है, जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलताओं का बोध कराता है। अर्थात समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच में जो अंतर्क्रिया के माध्यम से जो रिलेशन, जो संबंध डेवलप होते हैं, उन संबंधों की जटिलता से लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य संबंधों का कोई रूप आकार नहीं होता है, तो वो इसका अमूर्त रूप हुआ। और एक समाज से तात्पर्य पर्टिकुलर किसी व्यक्तियों के समूह से हैं, जो कि समाज का ही एक अंग है। उसको जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, महिला समाज है, तो ये एक पार्ट है समाज के, जिसको एक समाज के रूप में हम देख सकते हैं। इसलिए उसको समाज का मूर्त रूप कहा गया। तो इन समाज कहने का तात्पर्य समाज की परिभाषा के अंतर्गत अगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो समाज के अंतर्गत रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों तथा विभाजनों, व्यवहारों, इन सब की एक व्यवस्था सम्मिलित है। तो जब तक हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन नहीं कर लेंगे, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा वास्तव में समाज क्या है। तो समाज की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें ये स्पष्ट करती है कि वास्तव में समाज क्या है। तो समाज की विशेषताओं के संदर्भ में मेका इवरियम पेज ने स्पष्ट किया था कि समाज की विशेषता है, जिसमें सबसे प्रमुख विशेषता है वह है रीतियाँ। अर्थात प्रत्येक समाज की कुछ रीतियाँ होती हैं, और रीतियाँ कैसी होती है? समाज द्वारा बनाई गई होती है, अर्थात मान्यता प्राप्त होती है। तो समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं रीतियों और मान्यताओं के आधार पर अपनी समाज की जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो संपन्न होती है। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी समाज में रस्में या संबंध डेवलप किए जाते हैं, उन सब के पीछे कोई न कोई रीतियाँ, मान्यताएं निर्धारित होती हैं। अर्थात जैसे पति पत्नी, भाई बहन या वैवाहिक संबंध, जो सब जो भी रीतियों, मान्यताओं के आधार पर डेवलप किए जाते हैं।
तो अर्थात समाज के लिए रीतियों का होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी कार्य करता है वह सब एक निश्चित विधि के द्वारा की जाती है। तो वो समाज में जो भी कार्य किया जाता है तभी समाज का निर्माण होता है। अतः बिना कार्य प्रणाली के हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकता। समाज है तो समाज की कुछ कार्य प्रणालियाँ अवश्य होती है। तो कहने का तात्पर्य समाज में कार्य प्रणालियाँ भी देखी जा सकती है। तीसरी विशेषता है सत्ता। सत्ता में एक और पेज ने कार्य प्रणालियों के बाद सत्ता को रखा है। अर्थात उनका तात्पर्य है कि समाज के सदस्य द्वारा अगर कार्य प्रणाली का उल्लंघन किया जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सत्ता का होना आवश्यक है। जिस प्रकार से परिवार को सुचारू रूप से संपन्न या संचालन करने के लिए परिवार का एक मुखिया होता है जिसके नेतृत्व में या जिसके अधीन ही वह सारे व्यक्ति कार्य करते हैं। अर्थात परिवार के व्यक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक मुखिया होता है जिसके हाथ में परिवार की सत्ता होती है। अर्थात समाज में भी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक सत्ता का होना आवश्यक। जैसे वार्ड में वार्ड पंच होता है, गांव में गांव का सरपंच होता है, जाति में भी एक पंच होता है, पंचायत में सरपंच होता है, जिले में जिलाधिकारी होता है। इस तरह से हर समाज का एक सत्ताधारी कोई न कोई मुखिया होता है जिसके आधार पर उस समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हो। तो सत्ता भी हम समाज के अंतर्गत देख सकते हैं। और चौथी विशेषता है पारस्परिक सहायता। अर्थात समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल। और ये जाल तभी बनता है जब अनेक सदस्य परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें। सहयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर ही संबंधों का निर्माण होता है और उसके बाद ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण न होकर के एक दूसरे का सहयोगी होता है और परस्पर सहयोग के आधार पर ही समाज के संबंध और व्यवहार स्थापित हो पाते हैं। इससे समाज का निर्माण होता है। तो पारस्परिक सहयोगिता सहायता का होना भी समाज के लिए आवश्यक है। पांचवी विशेषता है समूह और विभाजन। अर्थात समाज के अंतर्गत कई प्रकार के समूह देखे जा सकते हैं और उन समूहों का भी अलग अलग उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका विभाजन वर्गीकरण देखे जा सकते हैं। समाज की संरचना में कई प्रकार के समूह होते हैं जिसमें कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, जिनको हम अनेक आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वंश के आधार पर, गोत्र के आधार पर और एकाकी परिवार के आधार पर अनेक एकाकी परिवार मिलकर के जैसे संयुक्त परिवार बनते हैं। तो ये सब समूह जो है समाज में देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग उनकी विशेषताओं के आधार पर विभाजित होते हैं। तो कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ कई प्रकार के समूह और उनका विभाजन नहीं है। अर्थात जहाँ समाज है वहाँ समूह है और जहाँ समूह है उन विशेषताओं के आधार पर विभाजन अवश्य देखा जा सकता है। नंबर 6, मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए समाज पर नियंत्रण का होना आवश्यक है। अर्थात संतुलन के लिए उसमें शक्ति की भूमिका निभाने वाला होना आवश्यक है। जिस पर अगर समाज पर नियंत्रण या उस सामंजस्य की स्थिति पर नियंत्रण नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए समाज के द्वारा कुछ नीतियाँ, जनरीतियाँ, प्रथाएँ, कानून, जनमत या परंपराएं, रूढ़ियाँ, ये सब होती है जिससे व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है। तो समाज के द्वारा बनाई गई कई प्रकार की प्रथाएं होती है जिससे व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण बना रहता है। अगर व्यक्ति नियंत्रण से बाहर रहकर कोई कार्य करता है तो समाज में अव्यवस्था अतः समाज का जो अस्तित्व वो खतरे में पड़ सकता है। और अंतिम विशेषता है स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि यहाँ हम एक निश्चित मात्रा में निश्चित दायरे में रख करके व्यक्ति पर को कुछ स्वतंत्रता देते हैं।
और उस निश्चित दायरे से बाहर ऐसी स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती जिसके आधार पर कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो। तो एक निश्चित दायरे में रहकर हर व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए, जिसके आधार पर समाज में कुछ वह उन्नति विकास का कार्य कर सके। तो बिना स्वतंत्रता के भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। तो समाज के विकास के लिए, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उनके व्यवहारों पर इस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए जिससे कि समाज की व्यवस्था बने रहे, यानी समाज में संतुलन बना रहे, समाज में संगठन निरंतरता बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का नुकसान या हानि ना हो। तो इसलिए समाज में एक निश्चित दायरे में स्वतंत्रता का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार 7 जो मुख्य विशेषताएं मैकावर पेज ने बताई है, जिसके आधार पर समाज को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि समाज में ये सारी विशेषताएं होना आवश्यक। इसके अलावा भी कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक स्थिति, जटिलता, सभी जीवों में समाज, समानता, भिन्नता, ये सब विशेषताएं भी समाज में देखी जा सकती हैं। तो मित्रों, समाज के लिए हम अच्छे से अब समझ चुके हैं कि समाज में सारी विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसके पश्चात हम कोई शंका नहीं रहेगी कि समाज क्या है। थैंक यू।